आंधियों में भी चिराग की तरह जलती है, ये तो मेरी कल्पना की देवी है। आओ माँ भारती को पूज ले, दुनिया तो पत्थरों को पूजती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आपके साथ। आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। कहा जाता है कि इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें आपका रास्ता कभी नहीं रोक पाती। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल करते हुए राजस्थान की विधानसभा की इन्होंने शोभा बढ़ाई। साथ में संसदीय सचिव के पद को इन्होंने नवाजा। आज अपने साथ है पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा। उनसे खास चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति की हलचल, किसानों के वार्तालाप, साथ में युवाओं से संबंधित जो गाइडेंस इनके द्वारा अपने को मिलेंगे वो आपके लिए प्रसारित है। सबसे पहले तो सब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि वर्तमान में एक मुद्दा बहुत शोर से और बहुत गर्मियों के साथ में मंडरा रहा है, किसानों का मुद्दा। मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों को पूरा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन की राह पर है। देखिए, जहां तक मैं आंदोलन की बात करूं और जिस तरीके का आंदोलन पिछले 16 या 17 दिन से चल रहा है, बशर्ते जिस तरीके का बिल दिल्ली की सरकार लोकसभा के अंदर लेके आई और इस बिल के ऊपर ये तक का कि लगभग सभी दलों की व्यवस्थित चर्चा उसके अंदर हुई और चर्चा होने के बाद में काफी समय निकल जाने के बाद में एक जिसको हम पीछे का एक संगठन कह सकते हैं, वो संगठन इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ और इन्वॉल्व होने के बाद में एक आंदोलन की राह के ऊपर ये लोग चल पड़े। अब उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, राजस्थान का प्रदेश संगठन बार बार इस बात को बोल रहा है, भाई किसी भी प्रकार की तकलीफ अन्नदाता को है तो उसका हमारे को लिखित के अंदर ये लोग ज्ञापन दे सकते हैं। हम उस ज्ञापन के अंदर लिखित आश्वासन के तौर के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई कमी बिल के अंदर रह गई हो, अन्नदाता के साथ में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात उसके अंदर हुई हो, तो हम उस बिल के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए तैयार हैं। बात कृषि बिल की आ रही है, केंद्र सरकार कृषि बिल पर संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ गहलोत सरकार ने एमएसपी जो है उसकी गारंटी दी है और वहीं पर कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है वो भी बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है कि ये जो बिल है ये गलत है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। देखो, ये जो राजस्थान की सरकार है माननीय अशोक गहलोत जी की, इसको हम एक शुद्ध भाषा के अंदर दोगली सरकार कह सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा छलावा उसको कह सकते हैं, अन्नदाता जो खेत का सीना चीर के लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, आज उस अन्नदाता के साथ में उन्होंने कुठाराघात किया, उनके पीठ के ऊपर खंजर घोंपने का काम इस गहलोत सरकार ने किया। आप लोगों ने देखा कि इनके शहजादी राष्ट्रीय नेता, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो राजस्थान के अंदर आए, कई जगह के अंदर आए, मध्य प्रदेश के अंदर आए, वो राजस्थान के अंदर आए और उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती बोली और ये कहा कि हम 10 दिन के अंदर, आप लोग सरकार हमारी बनाओ, हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज सरकार भी बन गई, 2-2 साल हो गए। और रही बात एमएसपी की, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो, किसानों को ये लोग गुमराह नहीं कर सकते। इस आंदोलन के पीछे बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है, पीछे के लोग लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और वहां के भाव में यहाँ के भाव में लगभग आधा फर्क है। उस भाव को और उस किसान की बात को अशोक गहलोत जी क्यों दूर हटना चाहते हैं उससे, और यहाँ तक कि आग के अंदर घी डालने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। तो गांवों के अंदर कहते हैं कि एक हाथ का पानी भर के हम ज्यादा दूर तक चलते हैं तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, गलत बात ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसका कहीं न कहीं संशोधन के रूप में किसानों को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है और अशोक गहलोत जी इस बात का लांछन लगाने की बजाय, दिल्ली सरकार के ऊपर किसी प्रकार का पटाक्षेप करने की बजाय अपनी गिरबान के अंदर झांके कि हमने किसानों के साथ में कितना छलावा किया है। गहलोत सरकार को कल 2 साल पूरे हो गए।
वहीं गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमने 5 साल के बजाय 2 साल में वो पूरे कार्य कर दिए जो हमें 5 साल में करना था। देखो, जितनी बड़ी बदमाशी गहलोत सरकार ने की है, मैं सबसे पहली बात ये आ जाऊं कि सरकारें हमने पहले भी देखी है। केंद्र के अंदर सरकारें जब भी बनती थी, जोड़ तोड़ से सरकारें बनती थी। आज स्पष्ट बहुमत है एनडीए के पास में। अटल जी के टाइम पे भी हमने देखा था, विपक्षी दलों को साथ में लेके वो चलते थे। कोई भी बात होती थी, विपक्षी दल के नेता के माध्यम से वो बात करते थे, और कभी आवश्यकता हुई तो उन्होंने भी विपक्षी दल के नेता के विश्वास के साथ में उनको बाहर भी भेजा। अभी की पोजीशन ये है कि अपने सरकार के 2 साल के कार्यकाल जो सफलतम इन्होंने ये कहते हैं, हमने तो काला दिवस के रूप में इसको मनाया, ये सफलतम कह रहे हैं, तो सबसे पहला तो इनका ये ध्येय बनता था कि राजस्थान के अंदर तो कम से कम ये अपने वादे के ऊपर खरे उतरते। यहाँ के किसानों को ये गुमराह करके दिल्ली भेज रहे हैं। सबसे पहला तो इनका वादा था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो हमारी सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार, जो सही में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आई थी, उन्होंने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की थी किशनगढ़ के अंदर, और उस वादे के ऊपर खरी भी उतरी थी। टोल टैक्स की जो दरें थी, कार की दरें, जब कंपनियां टोल टैक्स लेती है सरकार के रूप में, जो रोड टैक्स लेती है, उसके बाद में कहीं का टोल टैक्स, और बड़ी से बड़ी योजनाओं को ना कि इन्होंने सुचारू रूप से चालू करने का काम किया, बशर्ते उनको बंद किया, कहीं पे उनका नाम परिवर्तन किया। मैं एक बड़ी योजना के ऊपर आ रहा हूं कि देश से पूरा हिंदुस्तान कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहा था। आप लोगों ने देखा कि वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा नाम के ऊपर एक अन्नपूर्णा रसोई की सौगात राजस्थान के अंदर दी थी, जिसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना मिलता था। ये सरकार आई और उसको, हाँ बशर्ते ठीक है, इन्होंने यहां तक तो ठीक था कि इन्होंने योजना का नाम चेंज किया, मगर जिस तरीके से एक गांव गरीब किसान के साथ में इन्होंने अत्याचार किया, एक इंदिरा रसोई के नाम के ऊपर एक दुकान चलाने का काम किया। आप लोग देख सकते हो पूरे राजस्थान के अंदर हमने तो ये नहीं देखा कि ये इंदिरा रसोई कहाँ पे चल रही है। जल स्वावलंबन, जो गांव के अंदर हैंडपंप सूखे पड़े थे, बावड़ियां सूखी पड़ी थी, उनमें पानी आ गया था, उस योजना का कोई पता नहीं है। आप यहाँ देखो, जयपुर की ड्रीम प्रोजेक्ट था द्रवती नदी, आज कितने लोगों के, एक बार अगस्त के अंदर बहुत भारी बारिश यहाँ पे आई थी, अगर द्रवती नदी नहीं होती तो जयपुर शायद बहा होता। ऐसी बड़ी योजनाएं जो सीधे सीधे गांव गरीब किसान को टच करती है, आज उन योजनाओं को बंद कर दिया, और सिर्फ केवल और केवल योजनाओं का नाम परिवर्तन करके ये 2 साल की बाजीवा लूटती है। तो मेरे ख्याल से तो ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। केवल और केवल वर्चुअल मैसेज देने से नहीं, जनता के बीच में जाके काम करने से, जनता का दिल जीतने से, और जो योजनाएं चालू थी उनको चालू रखते हैं, बशर्ते कोई नई योजना राजस्थान के लिए लेके ये लोग आते तो इनके सफलतम वर्ष हम कह सकते थे। बात करें बगरू विधानसभा की, बगरू विधानसभा में डॉक्टर कैलाश वर्मा का एक सपना था, और वो सपना था बिशलपुर का पानी पूरी बगरू विधानसभा को पिलाना, जिस पर आपके कार्यकाल में डीपीआर हो गई, लेकिन अभी तक वो मामला वहीं का वहीं पेचीदा अटका हुआ है। क्या आपके कार्यकाल में ये किसी प्रकार की कोई कमी रही, या वर्तमान जो सरकार है या वर्तमान विधायक है उनके कार्यकाल में कोई कमी नजर आ रही है? देखो, ये जब इनकी सरकार यहाँ पे आई थी, वसुंधरा जी का सपना था 2003 से 8 तक, जब मैं पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी, और उनका ये टारगेट था, जब ये विधानसभा क्षेत्र बगरू के अंदर, सांगानेर के अंदर था, और इसके अंदर एक योजना बनी कि 25 साल के बाद में डिलिमिटेशन हुआ, नई विधानसभा बनेगी, उसके हिसाब से इसमें एक हेडक्वार्टर बनना था, उप तहसील का, बहुत सारी चीजें थी। चलो, इसका डिलिमिटेशन हुआ, 2008 में नई विधानसभा बनी। ये बनने के बाद में इन्होंने 5 साल जिस तरीके से निकाली, उप तहसील तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, 2003 से 2008 तक की। ये लोग बोलते हैं कि साहब हमने किया। उसके बाद में ये लोग आए 2008 से 13 तक, 2008 से 13 तक ऐसा कोई काम इन्होंने बगरू के अंदर किया हो तो मैं तो खुला बोलता हूँ, निगम में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। जब 2013 से 18 में हम आए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारा, हमने इसका कागज चलाया, चाहे यहाँ पे सरकारी महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे यहाँ पे एसडीएम कोर्ट लाने की बात हो, चाहे पंचायत समिति को सांगानेर से मुआना के आसपास या बगरू के बीच हेडक्वार्टर लाने की बात हो, चाहे बगरू के अंदर बिशलपुर का पानी लाने की बात हो, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था।
और उसके लिए हमने जमीन एक्वायर की, सर्वे कराया, डीपीआर कराई, 1000 करोड़ का बजट प्रावधान किया और बालावाला से लेके पूरे बगरू के अंदर पानी पहुंचाने का हमने काम किया, बशर्ते हमारी सरकार नहीं रही। और सरकार नहीं रहने की वजह से ये योजना अटक गई। अब ये इस योजना के ऊपर नाम से वाजिबा लूटने की बजाय मैंने इनको ये कहा कि जो 1000 करोड़ का प्रावधान था उस बजट को लाओ और गांव के लोगों को पानी पिलाओ। डॉक्टर कैलाश वर्मा युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है, और युवाओं के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं। किस प्रकार और किन कारणों से और ऐसे मन में क्या जज्बा रहा कि आज डॉक्टर कैलाश वर्मा युवाओं की पहचान बन गए? देखो, मैंने राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार के अंदर बशर्ते 4 जिलों का मैं इंचार्ज था संपर्क पोर्टल के माध्यम से, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर। जब मैं काम करता था तो केवल और केवल मन के अंदर एक मेरे जज्बा था, ललक थी कि गांव गरीब किसान झोंपड़ी से निकली हुई शिकायत का निस्तारण कैसे हो, ग्रीवेंसेस दूर कैसे हो, और यहाँ तक कि कलेक्टर लेवल की मीटिंगें भी मैं लेता था और उसका मैसेज सभी जगह जाता था। और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 2003-04 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट था जी, और मैंने कॉलेज स्तर तक की राजनीति करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा, यहाँ तक पार्लियामेंट सेक्रेटरी, राज्य मंत्री भी मैं रहा, वसुंधरा जी के साथ मैंने काम भी किया। काम करने का मेरा नजरिया था कि युवाओं को एक आइकॉन के रूप में, जो युवा भटका हुआ है 15 से 25 साल तक युवा भटका रहता है, उसको रास्ते का पता नहीं रहता, तो उनको हमने एक लाइफ लाइन जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी स्कोप के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल तौर के ऊपर एक बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम हो, सरकारी मशीनरी का कोई काम हो, मगर लाइमलाइट में रह के काम कैसे कर सकते हैं और एक आज का युवा आने वाले भविष्य के लिए चमकता हुआ कैसे दिख सकता है, उसके लिए मैं काम करता था। और आज ये लगा कि जयपुर जैसी जगह के ऊपर आज 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी जयपुर के अंदर है, जितने भी यंगस्टर निकल के आ रहे हैं, तो ये तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो मेरी इस राह को देख के आ रहे हैं कि कैलाश वर्मा बन सकता तो हम भी बन सकते। बिल्कुल। कोविड-19 का थोड़ा दौर चल रहा है, कोविड-19 के ऊपर प्रदेश वासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो, ये वैश्विक महामारी थी संपादक महोदय, और जिसके अंदर बगरू नहीं, जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, अपितु पूरा संसार इससे पीड़ित था जी। और हमने ये देखा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के उन संस्थाओं को जिन्होंने इस वैश्विक महामारी के अंदर आगे बढ़ के काम किया, लोगों की मदद की, और आज हमारे को इस बात का बड़ा अनुभव सुखद महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां थी, चाहे अमेरिका कहें, चीन कहें, जापान कहें, वो प्रधानमंत्री जी से इस बात की सलाह ले रही है कि आपने इसको किस तरीके से इससे निपटा, हमारे को भी कोई ऐसा रास्ता बताइए। हमने पूरी तरीके से इसके साथ में मिलके इस बीमारी से कैसे निपटे, जैसा संदेश था 2 गज दूरी, मुंह के ऊपर मास्क जरूरी, बार बार हाथ धोना, ये पूरा मैसेज हमने दिया। और अभी सभी प्रदेश वासियों को और बगरू वासियों को मेरा चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से यही संदेश देता हूं कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक जो सरकारी गाइडलाइन है, जो सरकार के तरह से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे को दिए, उन बिंदुओं का पालना करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत घातक बीमारी है। बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान, हिंदुस्तान को, संसार को इससे देखने को मिला है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस गाइडलाइन की पालना करें और इस बीमारी से बचें। अंतिम प्रश्न वर्मा साहब मेरा आपसे ये है कि वर्तमान में शिक्षा का युग बहुत तेज गति से फैल रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। आप एजुकेटेड हो, डॉक्टर की उपाधि आपने ग्रहण की है, तो युवाओं के, बालक और बालिकाओं के लिए किस प्रकार का आप संदेश देना चाहोगे कि वो एक तरक्की की राह पर आगे बढ़े? देखिए, जब हम गाँव के अंदर जाते हैं, और मैंने ये संदेश हर प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज के अंदर ये दिया कि मैं जब 2001 के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आया, मैंने यहाँ से बीए की, एमए की, एमफिल की, पीएचडी की, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। तो मेरा एक सपना था कि गाँव के अंदर जो कलेक्टर या एसडीएम वीडियो जो नीली बत्ती, लाल बत्ती के अंदर जाते थे, मैं गाँव के अंदर बोलता था। और
बशर्ते उनके अभिभावकों को एक ही बात बोलता था कि जीवन के अंदर अगर असली पूंजी कोई है तो अपने घर के अंदर अपना बेटा या बेटी है। अगर आप उन लोगों को पढ़ा लिखा लोगे तो जीवन में सबसे बड़ी पूंजी और जीवन में सबसे बड़ा सम्मान, जब ये कलेक्टर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं या कोई बड़े स्तर के ऊपर पॉलिटिशियन बनते हैं, तो सबसे पहले ये आता है कि कौन से गांव का है बेटा, इसके माता पिता कौन है, तो ये बात निकल के आती है। और हम इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, क्योंकि आज का जो युग है, हालांकि मोदी जी का जो सपना है 21वीं सदी का भारत, इलेक्ट्रॉनिक भारत बने और मल्टीनेशनल कंपनियां जिस तरीके से भारत के अंदर, संसार के अंदर पैर पसार रही है, तो आज देखो एक एग्जांपल देता हूं कि क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, जिसमें बच्चा 15 मिनट देखता है और 15 मिनट वो अदर एक्टिविटीज में चला जाता है, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से अभिभावक ध्यान रखे। और एक संदेश के तौर के ऊपर शिक्षा पहले भी इतनी मजबूत थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा जो धाड़ेगा। वो पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत रहेगी। तो मेरा सभी नागरिक बंधुओं से और विशेषकर गांव में रहने वाले लोगों से ये संदेश है कि जीवन के रोजमर्रा के काम तो हम करेंगे, खेती बाड़ी का भी करेंगे, खेती पानी नहीं है तो बाहर कमाने भी जाएंगे, मगर असली पूंजी और असली ताकत हमारे घर के अंदर है, उसको संवारेंगे, हमारा जीवन संवरेगा, उनका जीवन संवरेगा और समाज के अंदर एक नया संदेश जाएगा। लोगों की कहानी, नेता की जुबानी, हम तो पूछेंगे और इसी सीरियल के माध्यम से प्रत्येक नेता को पूछेंगे कि उसके क्षेत्र के विकास में कितने उन्होंने दावे किए थे और कितने दावों में वो सफल रहे हैं।